हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। जुड़ जाइए सभी साथियों जल्दी जल्दी, ताकि हमारी जो क्लास है उसको आगे बढ़ाएं। और आज हम राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में राजस्थान कल्चर का तीसरा टॉपिक लोक नाट्य की आज लेकर आए हैं। तीसरी क्लास है ना। तो इसकी दो क्लासें हमने देख ली थी पिछली दो एपिसोड के माध्यम से। आज तीसरा एपिसोड है मित्रों। और सभी साथी एक बार फटाफट जुड़ जाएं, सभी मित्रों को शेयर कर दें। नमस्ते पलक, देवकरण, नमस्ते, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी मित्रों का। राहुल शर्मा, जय सिया राम। कमलेश रानी, गुड इवनिंग। सोना मीणा, नमस्ते बेटा। चलो, तो सभी साथी जुड़ गए हैं। और भी जो साथी अपने उनको भी अपने जो लाइव सेशन है इसका जो लिंक है वो शेयर कर देना आप। और आप जितने भी साथी अभी इस समय क्लास देख रहे हैं, एक बार अपने लाइव सेशन को भी लाइक कर दें मित्रों। और करते हैं आज की इस लाइव क्लास को शुरू, है ना मित्रों। तो राजस्थान कल्चर में अपना जो राजस्थान कल्चर का 3000 प्लस जो ये सीरीज चल रही मित्रों, इसमें मैंने आपको एक टॉपिक करवा दिया है, राजस्थान के लोकगीत पूरा कंप्लीट किया। लगभग इसमें हमने 150 क्वेश्चन देखे थे, 142 प्रश्न देखे हैं। एक मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है मित्रों इसमें, लोक नृत्य वाला टॉपिक, जिसमें 250 प्रश्न आप लोगों को मैं करवा चुका। अब आपका तीसरे नंबर का जो टॉपिक है लोकनाट्य, इसमें पिछले दो सेशन में हम 70 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। और लगभग आज 30 प्रश्न और आपके इस टॉपिक के रखे गए। कल इस टॉपिक की अंतिम क्लास होगी। उसके पश्चात अपना नया टॉपिक परसों से शुरू होगा मित्रों, राजस्थान के लोक वाद्य। तो आप जितनी भी क्लासें हैं साथियों, आप इसको शिद्दत से देखें, ताकि आपकी जो तैयारी उसमें ये जो क्लास है वो चार चांद लगा सकें। ठीक है, करते हैं शुरुआत। बिल्कुल स्वागत है सभी का। नीरज नमस्ते, सीमा राम राम। चलो करते हैं शुरुआत। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न पूछा है मित्रों आपसे कि राजस्थान के लोक नाट्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तमाशा लोकनाट्य शैली का उद्भव ओडिशा से हुआ। जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र की ख्याल रम्मत नाम से जाने जाते हैं। लोक नाट्य के आयोजन स्थलों को अखाड़ा कहते हैं। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता। बताओ एक बार कमेंट करके क्या आएगा मित्रों इसका। बहुत सीधा प्रश्न है। राकेश जांगड़ा भादरा से देख रहे हैं, हनुमानगढ़ है ना। राम राम भाई। चलो आंसर भी आ गया है। और लगभग अभी तक 3-4 मित्रों ने आंसर दिया। सीमा, नीरज, कमलेश रानी ये बता रहे हैं कि साथियों आपका जो आंसर है इसमें ए आएगा। चलो ठीक है साथियों, आपका सही उत्तर है। पर आपने कमेंट करके मुझे बता दो कि तमाशा जो लोकनाट्य इसका उद्भव अगर उड़ीसा से नहीं हुआ, तो फिर तमाशा जो लोकनाट्य इसका उद्गम कहाँ से हुआ। बताया था क्या कल आपको। ये मूल रूप से कहाँ का है मित्रों, महाराष्ट्र का। इसलिए ये वाला जो प्रश्न है इसमें ये ऑप्शन गलत है और यही प्रश्न का आंसर है मित्रों। बाकी आपको पता जैसलमेर और बीकानेर का कौन सा नाटक है, रम्मत। लोक नाट्यों का जो आयोजन स्थल होता है उसे अखाड़ा कहते हैं। और अपने नौटंकी में कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता, 9 प्रकार का। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उगमराज किस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बताओ एक बार कमेंट करके, उगमराज किस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उगमराज, कुचामनी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, हेला ख्याल और कन्हैया ख्याल, क्या आएगा इसमें। अक्षु गुड इवनिंग। चलो नीरज और देवकरण कुचामनी ख्याल बता रहे हैं। सीमा और कमलेश रानी का ए आया है, शेखावटी ख्याल। देखते हैं। अक्षु बी बता रहा, सपना नागर नमस्ते। चलो करते हैं मित्रों इस प्रश्न को। उगमराज का संबंध राजस्थान के किस नाटक से है। मैंने आपको बताया था कुचामनी ख्याल से। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हम पढ़ चुके हैं मित्रों। इसके प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम जी। और ये ऐसा ख्याल है मित्रों जिसमें अपने लोकगीतों की क्या होती है, प्रधानता। यानी इस नाटक में क्या गाए जाते हैं मित्रों, लोकगीत गाए जाते हैं। आपको पता है कि ये ऐसा नाटक है आपके जिसमें अपने पुरुष भाग लेते हैं। इस नाटक में अपने कौन भाग नहीं लेती मित्रों, महिला भाग नहीं लेती। फिर मैंने आपको बताया था कि कुचामनी ख्याल के आपको
अगर वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाए तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? उगमराज, जो आपको प्रश्न में देखकर पूछा गया, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। शेखावटी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो नानूराम जी है, और इसका फेमस कलाकार जो है वो नानूराम जी का स्टूडेंट है, जिसका नाम क्या है? दुलिया राणा। हेला ख्याल आपको बता चुका हूँ। हेला ख्याल आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? एक तो लालसोट की प्रसिद्ध है। लालसोट कहाँ पड़ता है? दौसा में। और इसके अलावा दौसा के अलावा सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। कल अपन ने पढ़ा था कन्हैया ख्याल, ये मूल रूप से अपने कन्हैया ख्याल देखा जाए तो अपने भरतपुर की प्रसिद्ध है, पर भरतपुर के अलावा अपने 2-3 जिलों में और होती है, CDS, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में भी होती है। अगर कन्हैया ख्याल की बात करें तो इसके सूत्रधार को क्या कहते हैं मित्रों? मेडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेडिया। इस तरीके से प्रश्न का आंसर था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हेला ख्याल के मुख्य प्रेरक हैं। मुख्य प्रेरक, ये अपन से मुख्य प्रेरक का मतलब पूछ रहा है कि इसका जनक कौन है, किसने शुरू किया इसको? प्रवर्तक बताओ एक बार। हेला ख्याल, शायर हेला, दुलिया राणा, उगमराज हेला, उमित हमिद बेग, बताओ एक बार। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेला शायर। बताया था ना मैंने कल परसों की क्लास में। दुलिया राणा अभी बात की, उगमराज की हमिद बेग। ध्यान रखना मित्रों, इस हमिद बेग का संबंध आपके कौन से ख्याल से है? ये तुरा कलंगी ख्याल। किससे है? तुरा कलंगी ख्याल। ये ख्याल आते हैं आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे ना, वो गाना याद आ रहा होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आते हैं। तो वो ख्याल नहीं आते हैं, ये ख्याल, ये क्या है मित्रों? नाटक। क्या है? नाटक। तो ऐसे ख्याल आपके मन में मत लाना और ना दिल में लाना। यहाँ तो ख्याल अपने किस पे आएंगे? बोर्ड पर आएंगे और एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, याद रखना। चलो मीना जी गुड इवनिंग। चलें अगले प्रश्न पर। किस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कहानी को कहन कहा जाता है? यह नया प्रश्न है, एक बार बताओ इस पे कमेंट करके क्या आएगा। किस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कहानी को कहन कहा जाता है? बताइए एक बार कमेंट करके। हेला, शेखावटी, तुरा कलंगी ख्याल और कन्हैया ख्याल, क्या आंसर आएगा? चलो सीमा बता रहे हैं कि इसमें कन्हैया आएगा, देखते हैं। बताइए साथियों। डी बता रहे हैं, चलो देखते हैं। देखिए मित्रों, आपसे पूछा कि किस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कहानी को कहन कहा। कहन से याद रख लेना मित्रों, किस कहानी की बात कर रहा है, किस नाटक की बात कर रहा है? कन्हैया ख्याल की बात कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी डी बताया उनका सही आंसर है। देखो एक प्रश्न और है, किस ख्याल में मुख्य पात्र मीडिया होता है? मीडिया अभी बताया मैंने आपको। कन्हैया जो ख्याल है, इस कन्हैया ख्याल के अपने सूत्रधार को क्या कहते हैं मित्रों? कन्हैया ख्याल जो है इसके सूत्रधार का मतलब क्या होता है? नाटक को आपस में कनेक्ट करने वाला। और अपने कन्हैया ख्याल का अपने सूत्रधार क्या कहलाता है साथियों? मीडिया कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, ये भी बता दिया था कल। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद तथा ठाकुर ओंकार सिंह का संबंध राजस्थान के किस ख्याल से है? बताओ। चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह, करवाया था कल परसों क्वेश्चन। बता दो इसमें क्या आएगा आंसर? कन्हैया, हेला, तुरा कलंगी या शेखावटी? एक बार सेशन को अपने शेयर कर दे मित्रों, ताकि और भी साथी जुड़ जाएं, क्योंकि आज कम जुड़े हैं, है ना। और को भी जगा दो थोड़ा सा। हो सकता है कि सभी साथियों को लगभग 7:15 की याद हो। तो क्लास आज भी 7 बजे स्टार्ट हो गई है ना मित्रों। एक बात और बता दूं आपको, ये क्लास अब रोजाना 7 बजे स्टार्ट होगी, तो ये समय नोट कर लेना। चलो ठीक है, देखते हैं। इसमें मोहित कुमार का सी आया, मोनिका सी बता रही है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। और आपसे पूछा जाएगा एक और कलाकार मित्रों, याद रख लेना, एक बंदे का नाम और है, जय दयाल सोनी। क्या नाम है मित्रों? जय दयाल सोनी। तो जय दयाल सोनी, ताराचंद, एक का नाम है आपके चेतराम, एक है हमीद बेग और एक का नाम क्या है? ठाकुर ओकार सिंह। इन सबका संबंध आपके किस नाटक से है? तुरा कलंगी ख्याल से। कल भी बताया था ये प्रश्न। चलो, चंग वाद्यंत्र किस ख्याल शैली का प्रमुख वाद्यंत्र है? चंग वाद्यंत्र बताओ एक बार कमेंट करके, किस ख्याल शैली का प्रमुख वाद्यंत्र है चंग? चंग चंग बताओ एक बार। चंग का नाम ही डफ है, क्या आएगा बताओ। चलिए मित्रों मैं बताता हूं, आपने भी आंसर दिया है बिल्कुल, तुरा कलंगी दे रहे हैं। सही आंसर है मित्रों
चंग वाद्य यंत्र का आंसर पूछा इसने, तो तुरा कलंगी ऐसी ख्याल है मित्रों, इस नाटक में अपने चंग या डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता। किसका प्रयोग किया जाता? चंग या डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग। अब एक और बताता हूं मैं आपको कि इसमें जो हेला ख्याल है मित्रों, हेला ख्याल में आपके एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है मित्रों? नौबत। क्या नाम है? नौबत। याद रख लेना, ठीक है। तो तुरा कलंगी ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं अपन? चंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नानालाल गंधर्व किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नानालाल गंधर्व किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? ये नया प्रश्न है, बताओ, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सीमा नौबत सही है। नानालाल गंधर्व किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? देखिए, नानालाल गंधर्व का संबंध पूछा जाए तो इसका संबंध भी आपके कौन सा नाटक से हो जाएगा? तुरा कलंगी। कल भी आपको बताया था तुरा कलंगी ऐसा ख्याल है या नाटक है जो अपने मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ में भी स्पेशल अगर एक जिला पूछे तो क्या बताओगे मित्रों? चित्तौड़ बताओगे। क्या बताओगे? चित्तौड़। और कल भी बात की थी अपन ने कि चित्तौड़ में भी दो स्थान प्रसिद्ध है, जो एक तो आपके नाम है गोसुंडा। क्या नाम है? गोसुंडा। और एक स्थान का आपके नाम है निम्बाइडा। क्या नाम है? निम्बाइडा। तो गोसुंडा और निम्बाइडा दोनों चित्तौड़ के स्थान है, और जहां का एक नाटक प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है? तुरा कलंगी ख्याल। कल भी हमने बात की थी कि अपने किसकी कहानी पर आधारित है? तो भगवान शिव और उनकी धर्म पत्नी जो पार्वती जी हैं उनकी कहानी पर आधारित है। उस नाटक का नाम क्या है? तुरा कलंगी ख्याल। कल भी इसकी बात की थी कि इसके प्रवर्तक पूछे तो कौन है? इसके प्रवर्तक दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है शाह अली और एक बंदे का नाम क्या है साथियों? तुकनगीर। क्या नाम है? शाह अली और तुकनगीर। अब क्या हो मित्रों, एक प्रश्न और बता रहा हूं कि एक बार ये दोनों कलाकार अपने एमपी में एक जगह पड़ती है, उस स्थान का नाम है चंदेरी। क्या नाम है? चंदेरी। अब चंदेरी एमपी का कोई एक राजा था, उस राजा के दरबार में ये दोनों कलाकार क्या करते हैं कि भाग लेते हैं और वहां भगवान शिव और पार्वती की कहानी को दिखाते हैं। ये अपने चंदेरी का राजा इनसे इतना प्रभावित होता है और इतना प्रसन्न होता है कि इसने जो अपना मुकुट पहन रखा था, क्या पहन रखा था? अपना मुकुट। अब इसने जो मुकुट पहन रखा था मित्रों, इसने अपने मुकुट पर दो चीजें लगा रखी थी, एक का नाम था तुरा और एक का नाम क्या था? कलंगी। तो ये दोनों चीजें क्या करता है कि जो दोनों कलाकार थे इन दोनों को भेंट कर देता है। तुरा तो आपके भेंट करता है मित्रों शाह अली को। किसको भेंट करता है? शाह अली को। और आपकी जो कलंगी है ये किसको भेंट कर देता है? तुकनगिर को। इसीलिए आपके इस नाटक का नाम क्या हो गया साथियों? तुरा कलंगी ख्याल। ये बात भी याद रखना। तो तुरा कलंगी ख्याल इसका आंसर हो जाएगा। तो नानालाल गंधर्व का संबंध भी आपके किस नाटक से हो जाएगा? तुरा कलंगी ख्याल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागु महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि जाने जाते हैं। तेज कवि, इससे पकड़ लो एक बार और बता दो फटाफट क्या आएगा इसमें। नीरज मुकुट का तुरा और कलंगी भेंट की थी, सही है बिल्कुल। बताओ एक बार कमेंट करके। मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागु महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि का संबंध है। ये प्रश्न अपन ने पहले किया था, बताया था आपको किस नाटक से? रम्मत। और रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और बीकानेर। अगर आपसे प्रश्न पूछे ना कि राजस्थान में रम्मत का उद्गम कहाँ से हुआ, तो रम्मत का उद्गम यानी रम्मत का जन्म स्थान पूछा जाए तो क्या आएगा? जैसलमेर। और आपसे पूछेगा राजस्थान में अपने रम्मत किस स्थान की लोकप्रिय है, तो राजस्थान में लोकप्रिय रम्मत पूछा जाए तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा? बीकानेर। एक और नया क्वेश्चन बता रहा हूँ आज। ये आपका जो बीकानेर की रम्मत है, इसमें कल हमने एक रम्मत के बारे में बात की थी मित्रों, उस रम्मत का नाम है अपने हेडाऊ मेरी रम्मत। क्या नाम है? हेडाऊ मेरी रम्मत। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो रम्मत है इसके लेखक कौन है मित्रों? अपने जवाहरलाल पुरोहित है। कौन है मित्रों? जवाहरलाल पुरोहित है। और इस रम्मत का आयोजन आपके बीकानेर जिले में एक स्थान पर था, जिसका नाम क्या है आपके साथियों? उस स्थान का नाम है आपके बारागुवाड़। क्या नाम है? बारागुवाड़। तो इस बारागुवाड़ नामक स्थान पर एक रम्मत का आयोजन होता है, उसका नाम क्या है? हेडाऊ मेरी रम्मत। और राजस्थान की अगर पूछा जाए मित्रों की सबसे लोकप्रिय रम्मत का नाम बताइए, तो ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय रम्मत है। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय रम्मत का नाम क्या होगा? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय रम्मत है हेडाऊ मेरी। और जिला पूछे कि सबसे लोकप्रिय रम्मत किस जिले की है, फिर क्या याद रखोगे? बीकानेर। एक और प्रश्न बताता हूं मित्रों कि बीकानेर की जो रम्मत है आपके, इस बीकानेर की रम्मत का प्रारंभ अपने किसकी रम्मत से प्रारंभ होती है? तो याद रखना अपने मित्रों, ये फक्कड़ दाता की रम्मत से प्रारंभ होती है। किसकी रम्मत? फक्कड़ दातारी रम्मत। तो फक्कड़ दाता की रम्मत सबसे पहले गाई जाती है, उसके बाद में अपने बीकानेर की रम्मत को क्या किया जाता? स्टार्ट किया जाता है मित्रों। ये प्रश्न भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरीके से आप सभी चीजें याद रखें। करते हैं अगले प्रश्न की बात।
चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न से पहले आप सभी के लिए एक खुशखबरी है मित्रों की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है एलडीसी की, यदि आप 2024 में एलडीसी की तैयारी कर रहे हो मित्रों तो दिव्य दृष्टि क्लासेज आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन ऑफर, जिसमें साथियों आपको मिलने वाले हैं 40 टेस्ट। इसमें से 20 टेस्ट आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे और 10 यानी 10 और 10 आपको कैसे मिलेंगे, फुल लेंथ मिलेंगे। केवल और केवल ये जो टेस्ट सीरीज आपके लिए है ये मात्र और मात्र कितने रुपए में अवेलेबल है साथियों, केवल ये 499 रुपए में उपलब्ध है। पहला टेस्ट इसमें निःशुल्क है मित्रों और प्रत्येक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जुड़िए हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज के साथ, और ज्यादा समझ में नहीं आए तो ये नंबर दिए हुए मित्रों स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ये एलडीसी का एक और एड है मित्रों कि अगर आप लाइव दिव्यम बैच लेना चाहते हो तो ये केवल 1499 रुपए का है। केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो अभी बताया 499 रुपए। रिकॉर्डेड बैच अगर आप लेना चाह रहे हो तो 799, और केवल इंग्लिश का कोर्स परचेज करना चाहते हो तो ये 499 है। और टेस्ट सीरीज के साथ में मुझे रिकॉर्ड बैच लेना है तो ये डबल यानी 999 में है। और केवल आपको मैथमेटिक्स या गणित पढ़नी है तो 499, और केवल आपको हिंदी पढ़नी है तो फिर आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 499। ठीक है, ये सब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। चलो प्रश्न है, स्वर्गीय श्री रामगोपाल मेहता, साई सेवंग, गंगादास सेवंग, सूरज काना जीतमल एवं गोडा जी किसके मुख्य कलाकार हैं? बताओ एक बार इसका कमेंट करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वर्गीय श्री रामगोपाल मेहता, साई सेवंग, गंगादास सेवग, सूरज काना जीतमल गोडा जी किसके मुख्य कलाकार हैं? चेतन शर्मा धन्यवाद। बताइए इसमें कमेंट करके क्या आएगा। देखिए मित्रों, इसका जो प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल सीमा और अक्षु ने दिया है। आप दोनों ने सही उत्तर दिया है मित्रों। और ये जितने भी कलाकार आपके सामने लिखे हैं इन सभी का संबंध किससे है? रम्मत। रम्मत देखा था ना, रम्मत का मतलब क्या होता है मित्रों? रमने वाला। क्या मतलब होता है मित्रों? रमने वाला। तो रम्मत का मतलब होता है आपके रमने वाला। अभी और इसकी बातें कर ही चुके हैं हम, तो याद रखना रमने वाला। अब आपके जो रम्मत में जो भी आपके खिलाड़ी भाग लेते हैं ना, कलाकार, इसमें जो भी खिलाड़ी या कलाकार भाग लेते हैं और इस नाटक को प्रारंभ करते हैं ना, ऐसे कलाकारों को इस रम्मत नाटक में क्या कहते हैं? खेलार कहते हैं। क्या कहते हैं? खेलार। ठीक है, ये भी याद रख लेना। नंदिनी राठौर गुड इवनिंग बेटा। चलो, लोक नाट्य की ऐसी कौन सी विधा है जिसमें एक ही चरित्र संपन्न होता है? बहुत प्यारा प्रश्न। इसकी लैंग्वेज चेंज की है, बाकी आपको याद है ये। लोक नाट्य की ऐसी कौन सी विधा है जिसमें एक ही चरित्र संपन्न होता है? नौटंकी, रम्मत, स्वांग, हेला ख्याल। क्या आएगा? पुष्पेंद्र गुजर पटवारी, एक्स स्टूडेंट, क्लियर विजन की तरफ से नमस्कार। पुष्पेंद्र गुजर धन्यवाद भाई, नमस्कार। क्या आप खुशी की बात है कि क्लियर विजन जो कि दिव्य दृष्टि क्लासेज की ब्रांच है वहां से सेलेक्टेड और पटवारी के पद पर तैनात हो। क्या बात है, फिर भी आप क्लास देख रहे हो। चलो आंसर भी आया है मित्रों, इसका देखते हैं मित्रों। जिसने भी आंसर अपने बी और डी दिया है ये सभी मित्र अपने वीर गति को प्राप्त होते हैं। और मित्रों माफी चाहता हूं, इसका आंसर क्या है? स्वांग। क्या है? स्वांग। स्वांग या इस नाटक का नाम क्या है? बहुरूपिया कला। देखना आप, इस नाटक में क्या होता है मित्रों की कोई एक व्यक्ति है जब किसी नाटक को प्रेजेंट कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि केवल उस समय अपने एक ही चरित्र को, कैरेक्टर को निभा सकता है। जैसे मान लो अपन एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक व्यक्ति है जिसने अपने बंदर का मुकुटा लगा लिया। क्या लगाया मित्रों? बंदर का मुकुटा। अब बंदर का मुकुटा लगा लिया तो आप सभी जानते हो कि बंदर का मुकुटा लगाकर वो व्यक्ति केवल इस बंदर के मुकुटे में अपने सारे नाटक को क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा। तो केवल एक ही तो कैरेक्टर का प्रदर्शन कर पा रहा ना हो, तो एक ही कैरेक्टर का जो प्रदर्शन होता है आपके किस नाटक में होगा? स्वांग या बहुरूपिया कला। कल भी पढ़ा था, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने मांडलगढ़ की प्रसिद्ध है। मांडलगढ़ की बात करूं तो ये कहाँ पड़ता है? बिलवाड़ा में। कहाँ पड़ता? बिलवाड़ा में। और मैंने आपको कहा था कि इसके प्रसिद्ध
प्रसिद्ध कलाकार कौन है? एक व्यक्ति का नाम तो लिखा था मित्रों, जानकीलाल बांड, कल भी लिखा था और आज भी लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और जानकीलाल बांड को 2024 में क्या मिला मित्रों? पद्मश्री अवार्ड मिला। और कितने वर्ष की उम्र में मिला? 81। और इस बंदे ने सबसे ज्यादा नाटक अपने मंकी के रूप में दिखाए, इसलिए इस बंदे को अपने मंकी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? मंकी मैन ऑफ इंडिया। याद रह जाएगा। दो प्रसिद्ध कलाकार और बता रहा हूं मित्रों, एक कलाकार का नाम याद रखना आप, उस कलाकार का नाम है धनरूप बांड। इसका संबंध भी आपके स्वांग से है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध कलाकार है अपने? ये जोधपुर का। एक कलाकार और बता रहा हूं मित्रों, उस कलाकार का नाम है परशुराम। क्या नाम है? परशुराम। ये नया है। और परशुराम पूछा जाए ये कहाँ का रहने वाला है? ये केलवा का रहने वाला मित्रों। और केलवा स्थान अभी वर्तमान के अनुसार कौन से जिले में आता? राजसमंद। तो परशुराम, धनरूप बांड और जानकीलाल बांड, इन तीनों का संबंध आपके स्वांग या कौन से नाटक से? बहुरूपिया कला। और स्वांग या बहुरूपिया ऐसा नाटक है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक ही चरित्र का क्या किया जाता है? संपन्न किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल नीरज परशुराम। ठीक। पनीर हेलो भाई, क्या कह रहा है? अंजलि मीणा गुड इवनिंग। चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नौटंकी भरतपुर में किस शैली में प्रस्तुत की जाती है? सब बातें पढ़ाई इसकी। एक नया प्रश्न आया है, बताओ एक बार, नौटंकी किस शैली में प्रस्तुत की जाती है? यहाँ तीन चीजें पढ़ाने वाला हूँ बहुत जोरदार, ठाकना, हाथरास और मांड और तमाशा। बताओ एक बार। सीमा कह रही है कि सर आपको सब कुछ इतना कैसे याद है? बार बार रिवीजन किया है और बार बार इन चीज़ों को पढ़ा है तो याद हो गए। और अपना दिमाग लगना चाहिए बस, बाकी तो कोई भी चीज़ है जो आप याद कर सकते हो। और मैं ये कहता हूँ मित्रों कि अगर आपके माता पिता की शक्ल आपके सामने है तो आपको दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं बनी होगी जो आपको याद नहीं हो सकती है। पर क्या याद होना चाहिए? मेरे माता पिता मेरे सामने है कि वो किस स्ट्रगल से गुजरे हैं, उन्होंने लाइफ में कितना क्या किया, वो सब चीज़ें मुझे याद है, इसलिए ये सब किताबें मुझे याद हो गई। तो आपके साथ भी अगर ऐसी कंडीशन है तो जरूर याद होगी। और जिंदगी में सब लोग अपने साथ मतलब से रिश्ता रखेंगे, पर आपके माँ और आपके पिता ऐसे व्यक्ति हैं दोनों जो केवल और केवल आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। तो ये मोटिवेशन हमेशा बनाए रखना और अपने माता पिता की जो सूरत है उनको दिल में बसा लो, उसके बाद किताबों को पढ़ना शुरू करो, बदल के रख दोगे इतिहास। ठीक है, चलो पुष्पेंद्र ने कहा है कि नौटंकी हमारे भरतपुर की है, बिल्कुल। चलो देख लेते हैं मित्रों, नौटंकी आपको याद है पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है, जिसमें भरतपुर भी आता है, सर्वाधिक भरतपुर में होती। ये एक शैली में होती मित्रों जिसका नाम क्या है? हाथरस शैली। अब देखिए आप, कुछ शैलियां मैं आपको बता रहा हूं और तीन शैलियां बता रहा हूं और यहां से काफी बार आपके प्रश्न आया हुआ एग्जाम। एक तो मैं आपको बता देता हूं, ये पढ़ा दिया वैसे, मांड गायन शैली पढ़ा था क्या? मांड गायन शैली में आपका एक गीत गाया जाता है जिसका नाम क्या है? केसरिया बालम गीत। पढ़ा था ना? केसरिया बालम गीत के बारे में सब कुछ बता रखा मित्रों। केसरिया बालम गीत अपने राजस्थान का क्या है? राज्य गीत है। क्या है? राज्य गीत, इसलिए इसको रजवाड़ी गीत भी कहा जाता। ज्यादा बात नहीं करेंगे, वहां बात कर ली इसकी। उसके अलावा आपको एक शैली और बता रहा हूं मैं, और ये स्टाइल भी मैंने कहा था आपको, थाकना शैली। कौन सी स्टाइल है? थाकना शैली। ये थाकना शैली आपके एक नृत्य में प्रेजेंट की जाती है जिसका नाम क्या था? आपके डोल नृत्य पढ़ा था अपन ने। ये जालोर और सांचौर का प्रसिद्ध है और आपके एक मुख्यमंत्री ने इसको प्रकाश में लेकर आए थे, उनका नाम क्या है मित्रों? जय नारायण व्यास। क्या नाम है मित्रों? जय नारायण व्यास। तो थाकना शैली का संबंध हो जाएगा डोल नृत्य से। एक आपके जो प्रश्न पूछा है मित्रों ये भी याद रखना, और उस शैली का नाम क्या है? आपके हाथरस शैली। हाथरस जो शैली है ये अपने शैली किस नाटक में काम आती है? उस नाटक का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? आपके नौटंकी। एक और बता रहा हूं मित्रों, चौथा नंबर भी ध्यान है तो एक और शैली याद रख लेना मित्रों। और एक स्टाइल और है जिसका स्टाइल कैसा है? ओपेरा संगीत। कैसा है? ओपेरा संगीत, ओपेरो संगीत या ओपेरा संगीत कह सकते हैं। ये पूछा जाए तो इसका संबंध आपके किस नाटक से है? इसका संबंध आपके उस नाटक से है जिसका नाम कुचामनी ख्याल है ना? जिसका नाम क्या है? कुचामनी ख्याल। ये सारी स्टाइल आपके सामने लिखी हुई है और जितनी भी स्टाइल मैंने लिखी है मित्रों ये सब के सब प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे हुए। तो मांड गायन शैली का संबंध पूछे, ये जैसलमेर से है वैसे तो, क्योंकि जैसलमेर का जो इलाका है वो अपने 10वीं 11वीं शताब्दी में क्या कहलाता था? मांड क्षेत्र। और इस क्षेत्र में विकसित हुई गायन शैली को नाम क्या दिया? मांड गायन शैली। और इस समय केसरिया बालम गीत गाया गया जो राजस्थान का क्या है? राज्य गीत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और बात कर लेते हैं, है ना।
चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस ख्याल को चिड़ावी ख्याल कहा जाता है। काफी बार पढ़ा है, 3-4 बार पढ़ा चुका हूं कि शेखावाटी जो ख्याल है अपने चिड़ावा झुंझुनू की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? चिड़ावा झुंझुनू पढ़ाया था ना, चिड़ावा का गांधी मास्टरलाल प्यारेलाल गुप्ता। अब चिड़ावा ज्यादा प्रसिद्ध है चिड़ावा की, इसलिए इस नाटक का नाम क्या हो गया आपके? चिड़ावी ख्याल। तो ये प्रश्न तो पहले भी कर लिया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला देख लेते हैं। फूलजी भट्ट गोपीचंद एवं वासुदेव भट्ट का संबंध क्या है? बताओ। एक नाटक भट्ट, मैंने आपको कुछ परिवार पढ़ा रखे हैं, पढ़ाए थे ना, परिवार से रिलेटेड विशेष सबके सब परिवार पढ़ाए थे आपको। जैसे कि मैंने एक फैमिली पढ़ाई थी आपको, सोनी परिवार पढ़ाया। सोनी परिवार, आप कमेंट करके बता दो फटाफट सोनी परिवार का संबंध किस कला से है। उसके अलावा मैंने तुम्हें एक फैमिली और पढ़ाई है जिसका नाम है जोशी परिवार। इसके अलावा एक परिवार और पढ़ाया तुम्हें और उसका नाम है अपने उस्ता परिवार। क्या नाम है देखें? उस्ता परिवार। और परिवार की बात कर लेते हैं, एक आपके सामने लिखा हुआ एक परिवार जिसका नाम है भट्ट परिवार। क्या नाम है? भट्ट परिवार। एक और फैमिली की बात कर लेते हैं, एक फैमिली और है जिसका नाम है शर्मा परिवार। क्या नाम है? शर्मा परिवार। ये सबके सब परिवार कुछ न कुछ कलाओं के लिए प्रसिद्ध है और सबके सब कलाकारों के क्या पूछे हुए हैं? प्रश्न पूछे हुए हैं। अब साथियों देखें आप कि आपसे पूछे सोनी परिवार का संबंध अपने राजस्थान के एक हस्तकला से है जिसका नाम है थेवा कला। थेवा कला की बात करूं मैं मित्रों तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बाकी इसकी सब बातें मैं कहाँ करने वाला हूँ? हस्तकला में। जोशी परिवार पूछे मित्रों तो इसका संबंध आपके फड़ चित्रांकन से है और राजस्थान में फड़ चित्रांकन आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ एक बार। शाहपुरा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। सब बातें करेंगे। उस्ता परिवार पूछे तो बीकानेर में एक कला प्रसिद्ध है जिसका नाम है आपके उस्ता कला। तो उस्ता कला के लिए उस्ता परिवार प्रसिद्ध है। और बात करें भट्ट परिवार तो भट्ट परिवार का संबंध आपके किस नाटक से है? तमाशा। शर्मा परिवार पूछा जाए तो मैंने आपको नाथ द्वारा की एक पेंटिंग पढ़ाई थी मित्रों, उस पेंटिंग का नाम क्या है? पिछवाई कला। और पिछवाई कला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है तो उसने भट्ट लगा रखा। भट्ट का संबंध किससे हो जाएगा? तमाशा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जानकीलाल बांड को भारत सरकार द्वारा बहुरूपिया कला के लिए कब पद्मश्री अवार्ड दिया गया? काफी बार बता दिया, 2024 में मिला बंदे को और ये 81 वर्ष की उम्र में मिला। कितने वर्ष की उम्र में? 81 वर्ष की उम्र में। यह है बात। देखो जानकीलाल बांड जो है 81 वर्ष की उम्र में, कितना हौसला बुलंद है बंदे का कि भारत सरकार को अपने क्या कर दिया? भारत सरकार को मजबूर कर दिया कि मैं नाटक दिखाता रहूंगा जब तक जीवित हूँ। और उस बंदे ने नाटक दिखाते दिखाते कौन सा अवार्ड प्राप्त कर लिया? पद्मश्री। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार। जसमा उड्डन क्या है? बताया था मैंने, जसमा उड्डन एक नाटक है। ठीक है ना, जसमा उड्डन एक नाटक का नाम है मित्रों। और आपको बता दिया था मैंने ये नाटक किसने लिखा। मैंने आपको कहा था मित्रों कि इस नाटक को लिखने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? शांता गांधी। और शांता गांधी ऐसा कलाकार है अपने इस नाटक का जिसने अपने भवाई लोकनाट्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई है? पहचान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले कलाकार का नाम क्या है? शांता गांधी। उन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम है जसमा ओडन। ये क्या हो जाएगा? नाटक। कथा नहीं है, उपयुक्त तो दोनों भी नहीं आएगा ना, इनमें से कोई क्या आएगा? नाटक है। ठीक है, ये भी पढ़ रखा था। चलो जसमा उड्डन नाटक किसके द्वारा लिखा गया? अभी बताया मैंने, तो ये देख लो आप। अगर आपने पहली दूसरी तीसरी सब क्लासें पढ़ी है ना और इसको शुरू से देखना, आज कोई मित्र अगर नया जुड़ा हो ना तो पहली क्लास से इस टॉपिक को पढ़ना। मैं कह रहा हूँ कि आप चुटकियों में इन प्रश्नों के उत्तर दे दोगे। पर क्यों दोगे? क्योंकि मैंने आपको जब पहली क्लास पढ़ाई वो थ्योरी से पढ़ाई, जहाँ जहाँ भी जो नया नया नाटक आया उसके बारे में सब कुछ पढ़ा, इसलिए हमें सब याद है। और बार बार रिपीट करते हैं तो ज़्यादा याद रहता है। यही तरीका है, बाकी तो और कोई भी उपाय नहीं है। चलो जसमा ओडन नाटक भारत के बाहर कहाँ खेला गया? अभी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि जसमा ओडन को अपने शांता गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई? पहचान दिलाई। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब अपने देश से बाहर खेला गया। देखते हैं। एक तो मित्रों ये अपने यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में खेला गया, उसके अलावा ये जर्मनी देश में भी खेला गया। इसका आंसर आपके आ जाएगा उपयुक्त दोनों। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाए। तो इस सीरीज को आप अपने फायदे के लिए देखें मित्रों और बहुत आगे लेकर जाएगी ये आपको। तो याद रखना जसमा ओडन नाटक शांता गांधी ने अपने भारत के बाहर कहाँ पर किया इस नाटक को? तो भारत के बाहर दो जगह पर दिखाया, एक तो लंदन में और एक कौन से देश में दिखाया? जर्मनी। याद रखना, नया प्रश्न है। ठीक है, चलो प्रश्न अगला है। रासदारी का सामान्य अर्थ होता है, ये बता दो देखिए कमेंट करके। रासदारी, रासदारी का सामान्य अर्थ होता है।
हाँ, अंजलि ने लिखा था सर गनी मोहम्मद को मिला, पढ़ा दिया बेटा मैंने लोकगीत में, 2024 में मिला, सब पढ़ा दिए। चलो इस प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने, लगभग लगभग सभी साथियों ने सही उत्तर दिया है। वह व्यक्ति जो रासलीला करता हो, रासलीला का संबंध कल भी बताया था किस भगवान से है, भगवान श्री कृष्ण से। इसका मैंने आपको कल एक प्रसिद्ध कलाकार बताया था मित्रों, जिसका नाम याद रखना आप, उस बंदे का नाम क्या है, शिवलाल कुमावत। तो शिवलाल जो कुमावत है, इनका संबंध अपने किस नाटक से है, रासलीला। और रासलीला जो करता है ना, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, रासदारी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलो सबसे पहला रासदारी नाटक मेवाड़ में किसने लिखा, ये हुई ना बात, अब ये बता दो। ऐसे आएंगे प्रश्न दमदार। सबसे पहला रासदारी नाटक मेवाड़ में किसने लिखा, सबसे पहला रासदारी नाटक मेवाड़ में किसने लिखा, बताओ एक बार। चलो तुक्के उक्के मार लो ढंग से, है ना, मार भी दिए दो तीन है ना, यशु भारती यशु। चलो क्या बात है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। सबसे पहला अपने रासदारी नाटक एक व्यक्ति ने लिखा मेवाड़ में, जिनका नाम है मोतीलाल जाट। मोतीलाल जाट ने अपने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सबसे पहला नाटक लिखा था। और ये सबसे पहला जो नाटक लिखा था, इन्होंने कहाँ लिखा, अपने मेवाड़ में, याद रखना मोतीलाल जाट। अब यहाँ से एक बात याद आती है मुझे, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा मित्रों आपने, मोतीलाल तेजावत। इसका प्रश्न बना ही लेते हैं आज, है ना, मोतीलाल तेजावत, ध्यान दो। मोतीलाल तेजावत, अपने इनके बारे में पढ़ते हैं। मोतीलाल तेजावत ने आपके एक आंदोलन चलाया था मित्रों, जिसका नाम है आपके एक ही आंदोलन। क्या नाम है, एक ही आंदोलन। काफी बार परीक्षा में पूछा हुआ कि एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो एक ही आंदोलन चलाने वाले बंदे का नाम मोतीलाल तेजावत। अगर इस बंदे की बात करूं मैं मित्रों, दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि मोतीलाल जो तेजावत है अपने मित्रों, इन्हें किस नाम से जाना जाता, तो इनका उपनाम पूछा जाए मित्रों, तो इन्हें आदिवासियों का बाऊजी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, आदिवासियों का बाऊजी कहा जाता है। बाऊजी का मतलब होता है मसीहा, तो याद रखना, आदिवासियों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, इसलिए आदिवासियों के बाऊजी के रूप में ये प्रसिद्ध है, या बाऊजी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं इनको, मसीहा। उस बंदे का नाम क्या आपके, मोतीलाल तेजावत है। क्या नाम है, मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, एक ही आंदोलन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, केलवा राजसमंद का परशुराम जाना जाता है, बताओ एक बार फटाफट। इतने में मैं कॉफी पी लेता हूँ। केलवा नाटक, केलवा राजसमंद का परशुराम फेमस है, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। केलवा राजसमंद, चाय पी लो सब, है ना। यीशु कह रहा और बस लास्ट बार मैंने बोला है, तुम जाने क्या बातें करते हो रे तुम तीनों, जाओ पढ़ लिया करो। देखिए मित्रों, बिल्कुल अभी पढ़ाया था मैंने आपको, केलवा राजसमंद का परशुराम जाना जाता है। हाँ सर, आप कॉफी और हम चाय। चलो अच्छी बात है, कुछ भी पी लो रहे। केलवा राजसमंद का परशुराम जाना जाता, अभी बताया था मित्रों कि इनका संबंध आपके एक नाटक से है, जिसका नाम क्या है, बहुरूपिया। और इसी नाटक को क्या कहा जाता, स्वांग। अभी तो बताया रे, ये भी भूल गए। चार वेद नाटक कहाँ का है, टोंक का है। ये नौटंकी पूर्वी राजस्थान का है, कहाँ का है, पूर्वी राजस्थान का। और तमाशा कहाँ का है, जयपुर। कहाँ का है, जयपुर, याद रखना। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये नहीं आया तुम्हें, चलो अगला करके बता दो। चार वेद लोकनाट्य शैली का प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में किसके द्वारा किया गया। चार वेद लोकनाट्य शैली का प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में किसके द्वारा किया गया। अब्दुल करीम खां, करीम खां निहंग, अमीर खां पिंडारी, दरिया शाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी साथियों का सही उत्तर है करीम खां निहंग। मैंने आपको कहा था कि चारबत ऐसा लोकनाट्य है मित्रों, जो आपके मूल रूप से अफगानिस्तान का है। कहाँ का है, अफगानिस्तान। पहले इस नाटक को पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। कौन सी भाषा में, पश्तो। चार वेद लोक नाट्य अपने टोंक का प्रसिद्ध है।
टोंक में एक नवाब बने थे जिनका नाम क्या था मित्रों? फैजुल्ला खां। क्या नाम था? फैजुल्ला खां। तो टोंक के नवाब फैजुल्ला खां तो इस नाटक के अपने क्या माने जाते हैं मित्रों? प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी इसके जनक माने जाते हैं। फिर मैंने आपको ये कहा था कि जो अपने चारवेद लोकनाट्य है इसके एक प्रसिद्ध कलाकार है, उस बंदे का नाम है करीम निहंग खां या करीम खां निहंग, एक ही बात है। तो करीम निहंग खां जो है इस व्यक्ति ने अपने चारवेद लोकनाट्य को टोंक में कौन सी भाषा में प्रस्तुत किया? तो आप याद रखना मित्रों, वो कौन सी भाषा? स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा की बात कर लेते थोड़ा सा। तो टोंक में अपने कौन सी बोली बोली जाती? तो टोंक के मैक्सिमम पार्ट पर तो आपकी एक बोली बोली जाती है मित्रों, डुंडाड़ी बोली। कौन सी बोली है? डुंडाड़ी बोली। अब यहाँ टोंक में कुछ और बोलियां भी है जो थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे आपका ये टोंक है, इस टोंक के कुछ भाग पर, यानी यूं कह सकते हैं कि 60 या 70% भाग पे तो आपकी ढूंढाड़ी बोली। अगर इसके पूर्वी भाग की बात करूं तो आपके आ जाएगी मित्रों इसमें कौन सी बोली? अपने मालपुरा, तो मालपुरी बोली आ जाएगी। फिर आपसे इधर पूछा जाएगा कि टोंक के पश्चिम यानी टोंक का दक्षिण पश्चिम जो एरिया है इसमें कौन सी बोली? इसमें बोली का नाम याद रखना मित्रों, चौरासी बोली बोली जाती। टोंक का जो आपके दक्षिण पूर्वी वाला जो भाग होता इसमें एक बोली बोली जाती जिसका नाम क्या है? नागरचोल। ये सब बोलियों की बात करेंगे जब आपका राजस्थानी भाषा और साहित्य वाला टॉपिक आएगा ना, तब वहां बताऊंगा। और इसका जो अपने आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? करीम खां निहंग। चलो अगला क्वेश्चन कर दो एक बार। गौरी के अन्य पात्र क्या कहलाते हैं? गौरी के अन्य पात्र क्या कहलाते हैं? जामटिया, बुढ़िया, खेला, खटखड़िया। देखिए मित्रों क्या आएगा इसमें, जामटिया तो मैंने आपको कहा था इसी को अपने झटपटिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? झटपटिया। अब गौरी जो नाटक है इसमें जो कोई अपने हंसाने वाला कलाकार बनता है ना, हास्य कलाकार, इसे कहते हैं। फिर बुढ़िया, मैंने आपको कहा था कि इस नाटक में जो भगवान शिव का पात्र बनता है ना, तो भगवान शिव के पात्र को बुढ़िया या राय बुढ़िया कहते हैं। खटकड़िया, इसका नाम अगर देखा जाए तो इसे कुटकुड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटकुड़िया। और कुटकुड़िया क्या होता है? गौरी जो नाटक है इसका क्या होता है? सूत्रधार। अब तीन चीजें जब आपको बता दी तो आपका आंसर सी होना चाहिए था। खेला कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? खेला। ठीक है, याद रखना। गौरी के अन्य पात्र जो होते हैं, जैसे मान लो एक तो पात्र बन जाएगा शिव, एक भस्मासुर, उसके अलावा दूसरे भी तो पात्र बनेंगे, उन्हें क्या कहते हैं? खेला। ठीक है, चलो। जयपुर और अलवर में पारसी शैली के अनेक नाटक किसके द्वारा मंचित किए गए? देखो ये नया प्रश्न है, बताओ एक बार। महबूब हसन, कयूम हसन, दरिया शाह, हमीदुल्ला। देखिए नया प्रश्न था, जयपुर और अलवर में पारसी शैली के अनेक नाटक किसने किए? एक कलाकार है जिसका नाम याद रखना मित्रों, महबूब हसन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है मित्रों, किसी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। तो जयपुर और अलवर में अपने पारसी जो शैली उसके अनेक नाटक अपने मंचित किए, उस कलाकार का नाम क्या हो जाएगा? महबूब हसन। चलो, राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ कुछ आपको एकेडमिया पढ़ा दूंगा मैं। चलो इस प्रश्न का उत्तर देते जाना, उसके अलावा मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। जैसे आपसे पूछेगा राजस्थान में जवाहर कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। एक आपसे राजस्थान का कथक केंद्र पूछा जा सकता है, कथक केंद्र पूछा जा सकता है। उसके अलावा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पूछा जा सकता है। और देख लेते हैं, एक प्रश्न पूछा रहेगा, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी। और देखना, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। एक संस्थान और याद करवा रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहाँ है? बताओ इनके कमेंट करके, जो भी याद है तुम्हें। ये सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम में, बता दो। एक और लिखूंगा मैं, सातवां देखते हैं। राजस्थान भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ है? चलो करते हैं बात। आपने जो आंसर दिया है देख लेते हैं। राजस्थान में पहला प्रथम पारसी थिएटर या रंगमंच की स्थापना आपके जयपुर जिले में हुई। इसका आंसर तो क्या है? जयपुर। देखिए आप, राजस्थान भाषा संस्कृत अकादमी पूछे मित्रों तो याद रखना ये बीकानेर की बीकानेर में इसका मुख्यालय। जवाहर कला केंद्र पूछा रहा है मित्रों तो इसका मुख्यालय अपने कहाँ है? जयपुर में। और ये अभी चर्चा में है मित्रों, क्यों? क्योंकि जवाहर कला केंद्र की स्थापना अपने 1993 हुई। अभी हाल ही में इसका 2024 में अपने 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये से प्रश्न आपके आ सकते हैं। उसके अलावा कथक केंद्र भी आपसे पूछे तो बताया था मैंने, ये जयपुर में आपका। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा हुआ। राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी पूछे तो मित्रों ये कहाँ है आपकी? ये जोधपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी पूछे तो ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में? उदयपुर में है। फिर आपसे पूछे राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये प्रश्न तो जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा हुआ। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय पूछे कहाँ है? बीकानेर। फिर पूछा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, ये पूछे मित्रों तो याद रखना ये टोंक में है। और इसकी जो स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना भी याद रख लेना 1978 में हुई। कब हुई? 1978। ये आपके सामने 8-10 चीजें लिखी हुई है, इनमें से कोई न कोई प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो याद रखना ये सब चीजें मैंने एक साथ लिख दी है। चलो सर आपने बुक की खोपड़ी, अच्छा बुक की खोपड़ी में छेद कर दिया, हाँ कर दिया। चलो, राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह सेकंड ने थिएटर की स्थापना कब की थी? राम प्रकाश थिएटर के नाम से राम सिंह सेकंड ने ये थिएटर बनाया। अब ये आप ध्यान रखो कि ये पहली बात तो है कहाँ? ये जयपुर में। अब इसकी स्थापना बता दो। 1878, 1778, 1880, 1882, क्या आएगा इसका तो बताओ। देखें सीमा का आंसर आया सबसे पहले 1878 बता रहे हैं, राकेश भी ए बता रहा। हाँ पोस्टमार्टम कर देते हैं हम क्वेश्चन का, है ना। तो मैं मरीज का नहीं करता हूँ और इसका करता हूँ। चलो देखते हैं। लगभग सभी साथियों ने सही उत्तर बताया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1878। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, यहाँ देखिएगा क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वो भी देख ले थोड़ा सा। देखें मित्रों, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? राजस्थान में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है। काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ, देखना इसके बारे में। भवानी नाट्यशाला की स्थापना 1921 में हुई थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय आपके झालावाड़ में है। कहाँ है मित्रों? झालावाड़ में। उसके अलावा आपसे पूछे इसका संस्थापक कौन है, तो झालावाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था भवानी सिंह झाला। उन भवानी सिंह झाला ने अपने इस नाटक अकादमी की स्थापना की थी। और आपसे पूछे झालावाड़ में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय अपने झालावाड़ में कहाँ है? गढ़ पैलेस में। कहाँ है मित्रों? गढ़ पैलेस। तो झालावाड़ गढ़ पैलेस में आपके एक नाट्यशाला जिसका नाम क्या हो जाएगा? भवानी नाट्यशाला। अब झालावाड़ गढ़ पैलेस का नाम आया तो मित्रों इसका निर्माता भी बता देता हूँ। झालावाड़ गढ़ पैलेस के निर्माता अपने झालावाड़ के एक शासक थे जिनका नाम क्या है मित्रों? मदन सिंह। क्या नाम है? मदन सिंह। ठीक है, ये प्रश्न भी ध्यान रखना। चलो हाँ झालावाड़ वालों ने डेल लगा दिए। ठीक है ठीक है। चलो प्रश्न है भवानी नाट्यशाला। अच्छा ये आ रहा था क्या प्रश्न? मैंने पहले ही पढ़ा दिया। कहाँ है? झालावाड़ में। चलो अगला देख लेते हैं। भवानी नाट्यशाला का निर्माण भवानी सिंह ने ओपेरा शैली में कब करवाया? ये अभी बताया आपको। कब करवाया? 1921 में। चलो संगीत नाटक अकादमी, अभी बताया था मित्रों मैंने, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय आपके राजस्थान के जोधपुर जिले। अब यहाँ प्रश्न पूछ लिया है आपसे कि ये कब स्थापित हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1977, 1957, 1959 और 1961, क्या आएगा देखें। बताओ इसमें संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई?
बताओ इसका मुख्यालय तो बता चुका हूं मैं, जोधपुर में है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? चलो कमेंट कर दो फटाफट। वैशाली कुमारी 1957 बता रहे हैं, देखते हैं। बाकी का सी आ रहा है। चलो देखिए साथियों, लगभग लगभग इसमें अधिकतर जो मित्र हैं उन्होंने अपना गलत आंसर चूज किया। इसकी स्थापना अपने 1957 में होती, 1957 में। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पूछे तो इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों? याद रखना कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। ठीक है। रवि रोहिला कह रहे हैं कि सर मैं आपको जानता हूँ। बिल्कुल भाई जानते होंगे। चलो, हेला देना, लंबी टेर में आवाज देना किस ख्याल की मुख्य विशेषता है? मैंने दी थी ना आवाज कि कोई गाना गाना गाता है तो लंबी टेर में आवाज देता है। जैसे तेजा जी की बोल रहा है जे तेजा जी महाराज की जय हो, ऐसे बोलता है ना, उसे क्या कहते हैं? लंबी टेर में आवाज देना। आज का अंतिम प्रश्न है, लगा दो दम। चलो बताओ, सी बता रहे हैं। चलो अच्छी बात है मित्रों, सही आंसर है। और हेला देना या लंबी टेर में आवाज देना किस ख्याल की विशेषता है? हेला ख्याल। ये थे अपने नाटक आज के। तो कैसा लगा आपको आज का नाटक? बढ़िया लगा? एक बार सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस क्लास से कितना मजा आ रहा है पढ़ने। बताओ एक बार फटाफट। हाँ, प्रमुख वाद्य यंत्र नौबत, ये पहले बता दिया मैंने। बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सर। थैंक यू तो आप सभी लोगों का है साथियों, जो आप इस अनमोल समय को मुझे देते हो। और आप सभी के लिए क्लास है, आप सभी के लिए क्लास लेकर आया हूँ। ऐसे ही आपको लगभग जो भी कल्चर का सिलेबस है ना, 5 मिनट बात कर लेते थोड़ा सा। कल्चर का जो आपके सिलेबस है मित्रों, जो भी टॉपिक, लगभग मैं आपको इसमें 25 से 28 टॉपिक करवाने वाला हूँ मित्रों। और ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करें मित्रों, लगभग अपने कल्चर के ये जो प्रश्न बनने वाले हैं, ये 4000 से भी ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। अगर मित्रों आपने इस 4000 प्रश्न वाली सीरीज को देख लिया तो राजस्थान जीके का जो भी कोई एग्जाम होगा, उस राजस्थान के जीके में अगर मित्रों आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो 50 क्वेश्चन में से लगभग आपके 18 से 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कल्चर से पूछे जाएंगे मित्रों। तो ये सब्जेक्ट बहुत पावरफुल होने वाला मित्रों, और आप इस सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाए मित्रों। बाकी आपका कोई जो प्रश्न है ना, तो आप अपने भाई के लिए छोड़ दें और मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर देने में जरूर कामयाब होऊंगा। तो आप मेरे लिए जरूर प्रश्न लाएं। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा टॉपिक हो लोकनाट्य में जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो प्रश्न भी आप मुझे बताएं, ताकि आपके उस कमेंट सेशन को देखकर आपका आंसर दे सकूं मैं। शिवाना ने लिखा, आप बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवा रहे हो सर हमारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आप हिस्ट्री नहीं करवाते क्या? सीमा, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़वाता, हिस्ट्री के एक सर है कृष्णा सर, वो पढ़ाते हैं। मैं केवल कला और संस्कृति पढ़ाता हूं। और मित्रों आप सभी के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी की और सूचना दे देता हूं। आपके पास बहुत जल्द, आप मान लीजिए कि 25 मई से पहले पहले राजस्थान पुलिस के नाम से एक राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास आने वाली मित्रों। राजस्थान ज्योग्राफी की वो क्लास 8 से 10 घंटे की हो सकती है, पूरे दिन लाइव रहेंगे उसमें। अगर मित्रों आपको समय मिलता है तो वो क्लास देखना नहीं भूलें, क्योंकि उस क्लास में मैं कम से कम उसमें 2000 से ज़्यादा प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाला हूं मित्रों। उसमें जो डिजाइन किए गए प्रश्नों की संख्या है वो 700 है, पर 700 इंटू अगर आप 4 भी करते हो तो 700 इंटू 4 का मतलब होता है 2800। आपको कम से कम मैं उसमें 2500 प्रश्न करवाने वाला हूं, और उसमें भी आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं और कल मिलेंगे वापस अपन शाम को 7 बजे। याद रखिएगा, भूलना मत, और राजस्थान कला और संस्कृति की इस क्लास में जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम। ओके, बाय यू।